हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का छठा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 5 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। ऋषभ मानवी को कैमरे के जरिए अपने केबिन की तरफ आते ही देख रहा था। उसे अपने पास आते देखकर ऋषभ के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी मानवी ने उसके केबिन के डोर पर नॉक किया तो ऋषभ ने वापस से अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन बनाए और कम इन कहकर मानवी को अंदर आने को कह दिया। मानवी अंदर आई और ऋषभ की तरफ उसकी कॉफी बढ़ाते हुए बोली, आपकी कॉफी सर। इतना कहकर उसे वर्क टेबल पर रख दिया और ऋषभ के बोलने का इंतजार करने लगी, लेकिन ऋषभ जानबूझकर उसे दिखाने के लिए फाइल देखने लगा और उसे इग्नोर करने लगा। वहीं जब काफी देर तक मानवी ने ऋषभ को कुछ बोलते नहीं देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने 2 बार अपने गले को साफ किया जिससे ऋषभ उस पर ध्यान दे, लेकिन ऋषभ ने उसे अनदेखा कर दिया। वहीं उसकी इस हरकत से मानवी को गुस्सा आने लगा। आखिर में उसने चिढ़कर ऋषभ से कहा, अगर आपको कोई काम नहीं है सर, तो क्या मैं वापस जा सकती हूँ? लेकिन ऋषभ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मानवी ने फिर से अपने सवाल को दोहराया, लेकिन फिर से वही। आखिर में गुस्से में मानवी उसकी केबिन से जाने लगी। तभी ऋषभ ने फाइल को डेस्क पर रखा और मानवी की ओर देखकर बोला, 1 मिनट मिसेस सहगल, मैंने अभी आपको जाने के लिए नहीं कहा है, तो फिर आप किसकी इजाजत से इस केबिन से बाहर जा रही हैं? उसकी बात सुनकर मानवी के बढ़े हुए कदम रुक गए और वो पलटकर चौंकने का नाटक करते हुए बोली, आओ मिस्टर सहगल, आप जाग गए। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई। अब आप आराम से सोइए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतना कहकर फिर से जाने लगती है, लेकिन उसकी बात सुनकर ऋषभ का मुंह हैरानी से खुल गया। वो एकदम से मानवी से बोला, लेकिन मैं सोया कब? उसकी बात सुनकर मानवी उसकी तरफ गुस्से में बढ़ते हुए बोली, हाँ तो कितनी देर से मैं आपको आवाज लगा रही थी, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो मुझे तो लगेगा ही नहीं कि आप सो रहे हैं, वरना आपके इस तरह मुझे इग्नोर करने का मैं क्या मतलब निकालूं। उसकी बात सुनकर ऋषभ समझ गया वो चिढ़ते हुए शब बोल रही है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरे हर ऑर्डर मानना तुम्हारा फर्ज है, इसीलिए जब तक मैं नहीं कह देता तुम इस केबिन से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर मानवी गुस्से में उसे घूरने लगती है। वहीं उसे इस तरह गुस्से में देख ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसे अनदेखा कर अपनी चेयर पर बैठने लगता है। क्या तभी मानवी गुस्से में बोली, अच्छा तो मैं यहाँ पर रहकर करूँगी भी क्या? जब यहाँ पर मुझे कोई काम ही नहीं है तो फिर फालतू में मुझे यहाँ क्यों रोकना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर ऋषभ तुरंत उसकी ओर मुड़ते हुए उससे बोला, गुड पॉइंट, तुम यहाँ करोगी भी क्या? इतना कहकर सोचने का नाटक करने लगता है। फिर मानवी की तरफ देखते हुए और उसकी तरफ एक कॉफी और पेन बढ़ाते हुए उससे बोला, तुम जो मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट को नोट करो और हमारे पुणे की जरूरी सामान के लिए एक लिस्ट तैयार करो। मानवी मन महसूस कर रह जाती है, वहीं एक चेयर पर बैठकर पॉइंट नोट करने लगती है। वहीं ऋषभ पूरे केबिन में घूम घूम कर उसे पॉइंट और सामान बताने लगता है, जिससे मानवी को लिखने में परेशानी हो रही थी, तो वो भी उठकर उसके पीछे चलते हुए लिखने लगती है। एक जगह अचानक से ऋषभ रुक जाता है और मुड़कर पीछे मानवी को देखने लगता है। वहीं मानवी अपनी ही धुन में लिखते हुए उसकी तरफ चली आ रही थी कि अचानक से अपने को उस उसके कर देता है और मानवी सामने ऋषभ के पैर से टकरा जाती है और आगे गिरने ही लगी। वहीं ऋषभ ने उसे गिरते देख जानबूझकर जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा, उसकी कमर में फंसा कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मानवी उसके सीने से आ लगी। वहीं उसके हाथ से डायरी छूटकर जमीन पर गिर गई। दोनों की सांसें इस वक्त बेहद तेज चल रही थी, साथ ही दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। गिरने के डर के कारण मानवी की आंखें भी बंद थी। वहीं ऋषभ भी सुकून से मानवी के एहसास को अपने अंदर समा रहा था। जब मानवी को एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है, तो उसने अपनी आंखें खोली और हैरानी से ऋषभ को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। मानवी उसकी बाहों से निकलने के लिए झटपटाते हुए गुस्से में बोली, आपने जानबूझकर पैर क्यों अड़ाया और क्यों मुझे गिराना चाहते हैं? मैंने देखा है आपको पैर हटाते हुए। तो ऋषभ उसकी कमर में अपनी बाह का घेरा बनाते हुए उसे और अपने करीब ले आया, इतने करीब कि दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी, और एक हाथ से उसके गालों पर आई लटों को पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, ताकि तुम्हें अपने पास ला सकूं, अपने करीब ला सकूं।
अब तुम वैसे तो मौका देती नहीं हो अपने करीब आने का, तो इसीलिए मुझे इस तरह के बहाने से तुम्हें करीब लाना पड़ता है। उसकी बातें सुनकर मानवी हैरान रह जाती है। उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। फिर वो गुस्से में ऋषभ से बोली, क्यों आना चाहते हैं आप मेरे करीब, जबकि इस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है। आप जानते हैं, जब तक आपकी मुझे अपने पास रखने की जरूरत पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप मुझे अपने साथ रख रखा है। वे जैसे ही आपका मतलब पूरा हुआ आप मुझे छोड़ देंगे, तो फिर क्यों मेरे करीब आना चाहते हैं, जबकि मैं खुद भी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। छोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे छूते हैं। इतना कहकर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगती है। वहीं उसकी बात सुनकर ऋषभ का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, तो ऋषभ उसके चेहरे को अपनी ओर करते हुए पीछे से उसको बालों में हाथ फंसाकर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने पास लाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, अच्छा, मेरे छूने से तुम्हें अच्छा नहीं लगता? और उस मुरली का छूना, उसका तुम्हारा हाथ पकड़ना, तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना बड़ा पसंद आ रहा था। क्यों, दिल आ गया उस पर? उसकी बात सुनकर मानवी बिल्कुल हैरान रह जाती है और गुस्से में उसने भी ऋषभ की शर्ट की कॉलर पकड़ ली और गुस्से में ऋषभ से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर अंगुली उठाने की? और एक बात याद रखिएगा मिस्टर सैगल, दुनिया के सामने हम भले ही हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन असल में हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं जिससे चाहूँ रिलेशन रख सकती हूँ। इस पर आप मुझ पर अंगुली नहीं उठा सकते। तो ऋषभ भी गुस्से में उसकी आंखों में देखकर बोला, ठीक है, मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए तुम कैसे किसी और के पास जाती हो। एक बात याद रखना मिसेज मानवी शैगल की तुम बीवी हो मेरी, और जब तक मेरे साथ हो किसी और के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारा और तुम्हारे उस आशिक का मैं इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। और अगर तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों को कोई भी ठेस पहुंची या उनके शैगल खानदान के नाम पर कोई भी धब्बा लगा, तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जिससे पूरी मुंबई कांपती है। उसकी बात सुनकर एक पल को मानवी भी घबरा जाती है और अपने आप को संभालते हुए ऋषभ से बोली, आप आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुरली वृंदावन के छोटे से गांव से है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसीलिए इतने लोगों के बीच भी अकेले होने की फीलिंग को समझ गई और उससे बात कर ली, वो भी नॉर्मल फ्रेंड की तरह। हमारे बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, और आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मेरा नाम आपकी फैमिली से जुड़ा है तब तक मैं कभी भी इस परिवार और इनके नाम पर कोई धब्बा नहीं लगने दूंगी। तभी ऋषभ का फोन रिंग करने लगता है, तो ऋषभ मानवी को छोड़ देता है और कॉल पिक करता है। वहीं मानवी अपनी नम आंखें साफ करती है, क्योंकि ऋषभ के इस तरह पकड़ने से उसे बहुत हर्ट हो रहा था, और मौका देखकर चुपचाप उसके केबिन से निकल जाती है और बाहर आ जाती है और अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसके पास सुनैना काकी का कॉल आता है। तो वो जल्दी से अपने केबिन में चली जाती है और अपने आप को नॉर्मल कर उनका कॉल पिक करती है। तो उधर से काकी की चिंता भरी और घबराई हुई सी आवाज आती है, तो मानवी उनसे बोली, क्या हुआ काकी, आप इतनी परेशान और घबराई हुई क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? तो काकी धीमे से उससे फोन पर बोली, मानवी, वो लोग यहाँ तक भी आ पहुंचे हैं। वो तो अच्छा है कि तू इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वरना पता नहीं क्या होता। उनकी बात सुनकर मानवी एकदम से घबरा जाती है। उस केबिन में एसी की ठंडी हवा के बावजूद उसे पसीना आने लगता है। वो घबराई हुई आवाज में काकी से बोली, उन्हें कुछ पता तो नहीं चला ना काकी? मेरे वहां होने का किसी ने कुछ उन्हें बताया तो नहीं? तो काकी भी धीमे से उससे बोली, नहीं, सब लोग तुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन लोगों के तेरी फोटो दिखाने के बावजूद भी सभी लोग मुकर गए कि वो तुझे जानते तक नहीं। अब बस तू एक काम करना कि कुछ महीनों तक यहाँ मत आना। अगर तुझे पैसे भेजने हो तो तान्या के हाथों से या फिर बैंक के जरिए मेरे पास ट्रांसफर कर देना, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ मत आना। तो मानवी हल्के में उन्हें हाँ में जवाब दे देती है और कुछ देर के बाद कॉल कट कर देती है और परेशान सी वापस से अपनी चेयर पर बैठ जाती है। सुबह से शाम कब हुई पता ही नहीं चला। मानवी अपना सामान पैक कर ऑफिस के बाहर निकली और अपने लिए ऑटो करने लगी, तभी उसके फोन पर मैसेज आया जो कि ऋषभ का था। मानवी ने मैसेज पढ़कर इधर उधर देखा तो ऑफिस से थोड़ी दूरी पर उसे ऋषभ की गाड़ी दिखाई दी। मानवी ने इधर उधर देखा और आकर जल्दी से ऋषभ की गाड़ी में बैठ गई। वहीं ऋषभ ने उसे देखकर नाम में सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मानवी एकटक खोए हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। वहीं ऋषभ ड्राइव करते हुए कभी उसे देखता तो कभी सामने
उसे दोपहर के बाद से ही मानवी का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। मानवी भी कुछ उदास सी थी। थोड़ी देर में ही दोनों घर पहुंच गए तो मानवी चुपचाप से गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर चली गई। ऋषभ भी उसे देखते हुए उसके पीछे अंदर आया और मानवी को जानवी जी और परिवार वालों के साथ बात करते देख अपने कमरे में चला गया। वहीं मानवी ने कुछ देर जानवी जी से बात की और अपने कमरे में चली गई। जब मानवी कमरे में आई तब ऋषभ बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आ रहा था, तो मानवी ने भी अपने कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकाले और ऋषभ को इग्नोर कर बाथरूम में जाने लगी कि वहीं ऋषभ को बहुत देर से उसके हाव-भाव नोटिस कर रहा था। उसने एकदम से मानवी का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ने से मानवी के कदम वहीं रुक गए। दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए थे। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी मानवी को कुछ न बोलते देख ऋषभ उसकी ओर मुड़ा और मानवी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्यों इस तरह से इतनी खामोश और शांत क्यों हो? तो मानवी ने बिना उसकी तरफ देखे उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे फ्रेश होने जाना है। इतना कहकर अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो ऋषभ ने उसका हाथ छोड़ उसकी कमर पर अपने हाथ को घेरा बनाते हुए उसे अपने पास अपने करीब खींचकर ले आया और उसके चेहरे पर आए लटों को कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तो फिर इस तरह मुझे इग्नोर करने का क्या मतलब है? मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मुझे कभी भी इग्नोर मत करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तो मानवी अपने चेहरे पर से उसके हाथ को झटक कर बोली, आप है मेरी प्रॉब्लम और मैं हर वक्त यही सोचती हूँ कि कैसे आपसे अपना पीछा छुड़ाऊँ। अगर सच में मेरी कोई मदद करना चाहते हैं तो मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देते? शांति भवन को अपने नाम कर वहाँ के बच्चों को घर से बेघर करने की धमकी देकर क्यों मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रख रखा है? तो ऋषभ वापस से उसका चेहरा अपनी ओर करके उसके आँखों में देखकर बोला, तो और क्या करता मैं? तुमने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा था क्या? नहीं ना, मैंने तो तुम्हें प्यार से ही यहाँ लाना चाहता था, लेकिन तुम जिद पर अड़ी हुई थी और मैंने धमकी दी तो तुम यहाँ मेरी बात मानकर आ गई। तो मैंने उन लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं पहुँचाई, तो फिर अब क्या परेशानी है? उसकी बात सुनकर मानवी गुस्से में उससे बोली, आप है मेरी परेशानी, मैंने भी तो कहा था ना कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। जब हमारे बीच प्यार ही नहीं, तो फिर एक दूसरे के साथ क्यों रहना? जब मैं आपसे प्यार ही नहीं करती, तो क्यों मुझे अपने पास रखना चाहते हैं? फिर उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए, और क्यों बार-बार मेरे करीब आते रहते हैं? मैंने पहले भी कहा है कि मेरे करीब मत आया कीजिए, मुझे नहीं पसंद आपका मेरे करीब आना। उसकी बात सुनकर ऋषभ को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में मानवी को अपने और करीब कर लिया, उसकी आंखों में देखकर बोला, और क्यों ना आऊं मैं तुम्हारे करीब? पति हूँ तुम्हारा, शादी की है तुमसे, दुनिया के सामने भी और घर वालों के सामने भी मेरा हक है तुम पर, बीवी हो तुम मेरी। इसीलिए तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें छूने का और तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। समझ आई बात? जितनी जल्दी मेरे साथ कंफर्टेबल होगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मानवी ने पूरी ताकत के साथ उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया और गुस्से में उसे धक्का देते हुए बोली, तो क्या करेंगे आप? जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? अपने पति होने की धौंस जमाएंगे मुझ पर? अपनी ताकत आजमाएंगे मुझ पर वैसे सही भी है, आप सभी मर्द एक जैसे होते हैं। औरत चाहे कितनी भी ताकतवर और कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, आप लोग उसे अपने आगे झुका ही देते हैं, चाहे उसकी मर्जी से या फिर जबरदस्ती से, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, वो आपके साथ रहना चाहे या ना चाहे, आप लोग सिर्फ अपनी चलाते हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है कि ऋषभ उसकी बात सुनकर बेहद गुस्से में आ गया था। उसने कदम से एकदम से कसकर मानवी की कलाई पकड़ ली। मानवी हैरानी से उसे देखने लगी। तभी ऋषभ उसकी आंखों में देखकर बोला, जब तुम्हें मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा दिए हैं तो फिर मैं उन्हें सच भी कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर मानवी घबरा कर उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। वहीं ऋषभ गुस्से में उसे खींचते हुए बेड तक ले आया और उसे एकदम से बेड पर धक्का दे दिया, जिससे मानवी बेड पर जा गिरी। वो हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। वहीं ऋषभ उसके ऊपर झुककर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड में दबा दिए और उसके करीब आने लगा, उसके चेहरे के ऊपर झुकने लगा। वहीं उसके इस हरकत से मानवी बहुत डर गई। वो घबरा कर ऋषभ को खुद से दूर करने लगी, लेकिन चाहकर भी उसको खुद से दूर नहीं कर पाई। अंत में रोते हुए हार मानकर शांत हो गई। उसे शांत होता देखकर ऋषभ हल्के से मुस्कुराया और उसके ऊपर से उठ गया। उसके उठने से मानवी हैरानी से उसे देखने लगी और खुद भी उठकर खड़ी हो गई।
वहीं ऋषभ ने उसे खुद को उस तरह देखते हुए पाया तो मानवी से बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही होगी, मैं रुक क्यों गया, क्यों वो नहीं किया जो मैं चाहता था। उसकी बातें सुनकर मानवी ने अपनी नजरें झुका ली। वहीं ऋषभ भी उस पर से अपनी नजरें फेरते हुए बोला, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हारे करीब आना नहीं था, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना था कि तुम जितना गिरा हुआ और घटिया आदमी मुझे समझती हो उतना मैं हूं नहीं। तुमने जिन मर्दों से मेरी तुलना की है वो मर्द नहीं बल्कि नामर्द होते हैं, जो औरतों के शरीर पर अपना जोर आजमाकर अपनी मर्दानगी साबित करते हैं। अगर मैं भी उनमें से होता तो कब का तुम्हारे करीब आ चुका होता, कब का तुम पर अधिकार कर लिया होता। तुम मुझे रोक भी नहीं पाती, जैसे अभी नहीं रोक पाई। मानता हूँ तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेकर आया। फिर मानवी की ओर पलटते हुए उसे देखकर, लेकिन क्या कभी तुम्हें गलत तरीके से छुआ, क्या कभी अपनी मर्यादा से बाहर निकलने की कोशिश की, क्या तुम्हारे अस्तित्व को कोई चोट पहुंचाई? नहीं ना, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करूंगा। और रही तुम्हारे करीब आने की बात, तो ये सच है कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्यों तुम्हारे लिए ऐसा महसूस करता हूँ, क्यों तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, क्यों हमेशा तुम्हारा एहसास अपने पास रखना चाहता हूँ। और यकीन मानो, जिस दिन मुझे खुद इस बात का जवाब मिल गया उस दिन तुम्हें भी दे दूंगा। लेकिन आज के बाद कभी भी मुझ पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाना, क्योंकि बेशक मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे करीब भी मैं तुम्हारी मर्जी से आना चाहता हूँ, जबरदस्ती से नहीं। इसीलिए आज के बाद कभी भी मुझे उन हैवानों से कंपेयर मत करना जो औरत को एक खिलौना समझते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मानवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गुस्से में ऋषभ से बहुत ज्यादा बोल गई थी। वो ऋषभ से कुछ कहने वाली होती है कि वहीं ऋषभ इतना कहकर बिना उसकी तरफ देखे बाहर जाने लगता है, तो दरवाजे से बाहर निकलता है कि अपनी माँ जानवी जी को दरवाजे की ओट में खड़ा देखकर हैरान रह जाता है। वहीं जानवी जी भी गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही थी, क्योंकि उन्होंने उन दोनों की सभी बातें सुन ली थी। जानवी जी गुस्से में ऋषभ के पास आई और गुस्से में उससे बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ऋषभ, खाना खाने के बाद मुझसे स्टडी रूम में आकर मिलो। इतना कहकर बिना उसकी बात सुने वहां से वापस चली जाती है। वहीं ऋषभ गुस्से में भी घर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर किसी को कॉल करता है। फिर कुछ देर बाद फोन कट कर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर कहीं चला जाता है। वहीं कमरे में मानवी को भी अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले बोल कभी वापस नहीं होते। इसीलिए शायद सब कहते हैं कि हमें जो कुछ भी बोलना चाहिए सोच समझकर बोलना चाहिए, जिससे सामने वाले को हर्ट ना हो। मुंबई मूनलाइट क्लब। ऋषभ एक चेयर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसे बार बार मानवी की बातें याद आ रही थी, जिससे रह रहकर उसके दिल में एक कसक सी उठ रही थी। साथ ही अपनी माँ की आंखों में अपने लिए सवाल और गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऋषभ अपने दादाजी के बाद अगर किसी के सबसे करीब था तो वो जानवी जी ही थी। अभी वो ड्रिंक कर ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे उसका दोस्त विशाल खड़ा था। विशाल रहेजा रहेजा कंपनी का सीईओ और ऋषभ का बेस्ट फ्रेंड, दोनों बचपन में साथ ही पढ़े थे, कॉलेज भी एक साथ किया था और साथ ही लंदन में भी एक साथ पढ़ाई की थी और अपनी कंपनी खोली थी। लेकिन एक साल पहले विशाल के डैड की अचानक से हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिस कारण विशाल को अकेले ही लंदन का बिजनेस संभालना पड़ा। वो ऋषभ की शादी में नहीं आ पाया। आज एक साल बाद विशाल को अपने सामने देखकर ऋषभ कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया। हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से उसने कदम आगे बढ़ाकर विशाल को गले से लगा लिया, तो विशाल ने भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। तभी ऋषभ उससे अलग होते हुए खुश होकर बोला, तू कब आया, तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? ना ही तूने अपने आने के बारे में मुझे बताया, मुझे बता देता तो मैं तुझे रिसीव करने आ जाता। तो विशाल मुस्कुराकर पीछे की तरफ खड़े पीयूष की ओर इशारा करके बोले, मैं तो तुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए तुझे बिना बताए पीयूष के साथ तेरे घर आ रहा था। लेकिन रास्ते में ही तूने पीयूष को फोन कर अपने यहाँ बार में होने के बारे में बता दिया, तो मैं अकेले घर जाकर क्या करता। तो सोचा क्यों ना एक बार तुझे ही सरप्राइज दे दूं और तेरे साथ दो पैक भी लगा लूं, साथ ही तेरी परेशानी की वजह भी पूछ लूं। तो ऋषभ उसे असमंजस से देखने लगता है।
उसे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर विशाल एक पंच उसकी पीठ पर जड़ देता है और मुस्कुराकर ऋषभ से बोला, तू शायद भूल रहा है ऋषभ, हम दोनों बचपन के बेस्टी हैं और एक दूसरे के साथ बचपन से अपनी सारी बातें, एक एक फीलिंग शेयर करते आए हैं, चाहे वो किसी से लड़ाई झगड़ा हो या फिर लड़कियों से फ्लर्ट करना हो या फिर कॉलेज टाइम पर बंक मारकर कांड करना। वो बात अलग है कि तू हमेशा बच निकल जाता था और मैं फंस जाता था। इसीलिए आज भी मैं तुझे देखते ही समझ गया कि तू परेशान है, वरना तू कभी इस जगह पर नहीं होता। तू यहाँ पर जब भी आता है जब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तुझ पर हावी होने लगती है, या फिर तू किन्हीं बातों को लेकर बहुत हर्ट हुआ होता है या सिचुएशन तेरे हाथ से बाहर होती है। इसीलिए सच सच बता, क्या बात है जो तुझे यहाँ पर आना पड़ा। उसकी बातें सुनकर ऋषभ को घर पर जो उसका मानवी के साथ झगड़ा हुआ और मानवी ने जो बातें उससे कही वो याद आ जाती है, जिसे उसके चेहरे पर आई मुस्कान चली जाती है। वो एक नज़र पीछे खड़े पीयूष को देखता है तो पीयूष उसके इशारे को समझकर क्लब से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद ऋषभ एक-एक करके उसे निशा से अपनी मुलाकात, फिर निशा का प्रपोज़ल और ऋषभ का उसे एक्सेप्ट करना, फिर अपने और मानवी के बीच हुई सभी बातें, मुलाकातें, बहस, यहाँ तक कि धोखे से हुई शादी, उसके बाद ब्लैकमेल करके मानवी को घर लाना और आज हुई सभी बातों को विशाल को बता देता है, जिसे सुनकर एक पल को विशाल भी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने ऋषभ से किसी लड़की के साथ इस तरह का बिहेवियर करना एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। सब कुछ बताने के बाद ऋषभ ने विशाल को देखा जो मुस्कुरा रहा था, तो इससे ऋषभ चिढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए विशाल से कहा, क्या अब तू क्यों हंस रहा है? मैं यहाँ तुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तू अपनी बत्ती सी चमका रहा है। मैं परेशान हूँ और तुझे मजाक सोच रहा है। ऐसे तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा मेरा मजाक उड़ाकर? एक तू मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मैं मानवी के करीब जाता हूँ तो क्यों खुद को रोक नहीं पाता, वहीं निशा के करीब नहीं जा पाता। ना ही मेरे पास मानवी के सवालों का जवाब है, मेरे पास तो खुद के सवालों का ही जवाब नहीं। तभी विशाल उसकी बात बीच में काट कर बोला, लेकिन मेरे पास तेरे सवालों का जवाब है। उसकी बात सुनकर ऋषभ एकटक उसे देखने लगता है तो विशाल मुस्कुराकर ऋषभ को गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, अरे मिस्टर खड़ूस शैगल, आपको ना मोहब्बत हो गई है, वो भी मानवी भाभी से। इसीलिए आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं और आपको पल पल उनकी कड़वी बातें खंजर की तरह आपके दिल पर वार करती है। उसकी बात सुनकर ऋषभ हैरान रह जाता है, फिर एकदम से उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोला, क्या यार तू भी मेरी कन्फ्यूजन को और बढ़ा रहा है? मैंने तुझे बताया ना कि मैं पहले से ही निशा से प्यार करता हूँ, तो फिर मानवी से कैसे प्यार कर सकता हूँ? तो उसकी बात सुनकर विशाल बोला, नहीं यार ऋषभ, निशा सिर्फ तेरा अट्रैक्शन है और मानवी भाभी तेरा प्यार, वरना तू कभी भी निशा को छोड़कर भाभी की तरफ नहीं खींचता, क्योंकि जितना मैं तुझे जानता हूँ तू कभी भी प्ले बॉय टाइप का नहीं रहा। उसकी बात का जवाब देते हुए ऋषभ विशाल से बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कभी किसी लड़की के साथ ये प्यार-व्यार का खेल नहीं खेलता। अगर मुझे निशा से प्यार नहीं होता तो मैं क्यों उसके साथ रहता? हम 2 महीनों से रिलेशनशिप में हैं और अगर मैं मानवी से प्यार करता हूँ तो फिर निशा के साथ रहने का क्या मतलब था? उसकी बात सुनकर विशाल भी उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, तो मैं कब कह रहा हूँ कि तू उस टाइप का लड़का है, जो लड़कियों के दिल के साथ खेलता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि निशा सिर्फ तेरा अट्रैक्शन था, जिसके साथ तू अपने अट्रैक्शन को प्यार समझकर उसके साथ रहा, जो कि ज़्यादातर लोग भी करते हैं। आजकल लोग 2 दिन के अट्रैक्शन को ही प्यार समझ बैठते हैं और सच्चा प्यार सामने होने के बावजूद भी उसे खो बैठते हैं। तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए तू ऐसी गलती मत कर, क्योंकि तेरे साथ होना तो ये कैजुअल है, क्योंकि इससे पहले तू कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा। इनफैक्ट हमारी तो बचपन की सिर्फ एक ही दोस्त रही है। उससे भी तूने कभी प्यार नहीं किया, तो ये अट्रैक्शन हो ना हो तेरे साथ आम बात है। और रही इतने समय की बात, तो तुझे तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं और अट्रैक्शन लोगों को सालों साल तक भी होता है। विशाल बार-बार अपनी बातें ऋषभ को समझाने लगता है। वहीं ऋषभ बार-बार की बातों को झुठला रहा था। अंत में हार मानकर विशाल ने ऋषभ से कहा, ओके फाइन, तेरी कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, जिससे तेरी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर ऋषभ विशाल को देखने लगता है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। इधर सभी घरवाले डिनर के लिए बैठे थे, लेकिन अभी तक ऋषभ घर नहीं आया था। इसीलिए सब उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे ना आते देख
अखिल जी जानवी से बोले, जानवी बहू, ये ऋषभ कहाँ रह गया, उसे बुलाओ जल्दी भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझसे उसका इंतजार नहीं होगा। वहीं जानवी जी जो अपनी सोच में ही गुम थी, अखिल जी की बात सुनकर होश में आई और अखिल जी से बोली, वो पापा ऋषभ घर पर नहीं है, इसीलिए आप लोग खाना स्टार्ट कीजिए, मुझे भी नहीं पता वो कब तक आएगा, इसीलिए आप उसका इंतजार न करें तो अच्छा रहेगा, हो सकता है उसे कुछ जरूरी काम हो इसीलिए आने में लेट हो जाए। उसकी बात सुनकर दादी माँ डांटते हुए जानवी से बोली, लेकिन तुमने उसे बाहर कैसे जाने दिया, तुम बिना बहू हद करती हो, नई नई शादी हुई है तुम्हारे बेटे की, ऐसे में तुम्हें उसे ज्यादातर समय बहू के साथ बिताने के लिए बोलना चाहिए, तुम हो कि उसे रोकती भी नहीं। अरे इस समय तो उन दोनों को हनीमून पर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों है कि इन्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। उनकी बात सुनकर जानवी जी घबरा गई, क्योंकि उन्हें मानवी और ऋषभ के रिश्ते की सच्चाई पता चल गई थी। वहीं उनकी बात सुनकर दादाजी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब हमें ही इन दोनों के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा, वरना ये दोनों 2 दिन भर काम ही काम करते रहेंगे। अब इसे देखो, ऋषभ को दिन भर काम करके चैन नहीं मिला कि अब फिर से बाहर चला गया। तभी शिवम जी बोले, इसमें सोचना क्या है, 5 दिन बाद ऋषभ मीटिंग के सिलसिले में पुणे जाने वाला है, वो भी मानवी को लेकर, तो मैं उन्हें बिना बताए ही वहां पर उनके लिए हनीमून ट्रिप प्लान कर देता हूँ और वहां के काम को कैंसिल कर देता हूँ, उसे यहीं से मैं देख लूंगा, इनफैक्ट मेरा दोस्त भी वहीं पर रहता है, उसे ही सब समझा देता हूँ, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा और इस तरह से ऋषभ और मानवी को कोई ना नुकुर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। उनकी बात सुनकर दादी माँ खुश होकर उनसे बोली, वाह मेरे लाल, आज तो तेरा दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, जल्दी से अपने दोस्त से बात कर ले। जानवी जी जो उन सभी से ऋषभ और मानवी के बारे में बात करने वाली थी, उनकी बात सुनकर और उनकी खुशी देखकर चुप हो जाती है। तभी दादाजी मानवी को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखते हैं तो सभी चुप हो जाते हैं। मानवी उनके पास आकर हल्की मुस्कुराहट के साथ उन्हें खाना सर्व करती है। तभी दादाजी मानवी से बोले, अरे नहीं बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ और खाना खाओ, खाना नौकर सर्व कर देंगे। तो मानवी दादाजी की प्लेट में चावल डालते हुए दादाजी से बोली, नहीं दादाजी, मैं बाद में उनके साथ ही खा लूंगी, आप लोग खाइए। तो दादाजी मानवी को देखते हुए बोले, पर ऋषभ को आने में अभी बहुत टाइम लगेगा बेटा, वो कब लौटेगा ये हमें भी नहीं पता, तो क्या तब तक तुम भूखी रहोगी। तो मानवी उनकी प्लेट में चपाती रखते हुए, अरे नहीं दादू, वो थोड़े टाइम में आ जाएंगे, तब मैं उनके साथ ही खा लूंगी, अगर नहीं आए तो खाना कमरे में ही ले जाऊंगी, आप लोग खाइए। उसकी बात सुनकर सब लोग अपना खाना स्टार्ट करते हैं, थोड़े टाइम में अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दीपिका भी खाना खाकर अपने कमरे में जा रही होती है कि अचानक से उसका फोन बजने लगता है, तो वो एक साइड जाकर बात करने लगती है। वहीं क्लब के अंदर विशाल की बात सुनकर ऋषभ विशाल की तरफ देखने लगता है। उसे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर विशाल ऋषभ से बोला, देख, मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तुझे बिना इरिटेट हुए और बिना बीच में अपनी टांग अड़ाए उनका जवाब देना है। अगर तूने उनका जवाब दे दिया तो तुझे तेरे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, बोल देगा मेरे सवालों का जवाब। इतना कहकर ऋषभ की तरफ देखने लगता है। वहीं ऋषभ भी अपनी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए उससे हाँ कह देता है। उसकी हाँ सुनकर विशाल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो विशाल ने उससे अपना पहला सवाल किया और ऋषभ से पूछा, तो तू और निशा कब से रिलेशनशिप में हो। तो ऋषभ वैसे ही उसका जवाब देते हुए बोला, 6 मंथ से। तो विशाल ने हाँ में सिर हिलाते हुए दूसरा सवाल किया, ओके, तो तूने निशा को प्रपोज कैसे किया और उससे प्यार कैसे करने लगा। तो ऋषभ थोड़ा अकड़ते हुए उससे बोला, मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, बल्कि उसने मुझे किया। तू तो जानता है कि बचपन से ही लड़कियां मुझ पर किस तरह मरती है, एंड मुझे अच्छा लगा जब उसने अपनी फीलिंग मुझसे शेयर की और कहा कि वो मुझसे दिलो जान से प्यार करती है, एंड पापा और माँ भी मुझे हमेशा से सिंगल रहने के लिए टोंट मारते थे, तो मैंने निशा को हाँ कर दिया और धीरे धीरे मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगने लगा, एंड में उससे प्यार करने लगा। तो विशाल ने मुंह बनाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इसी तरह से निशा के बारे में और भी कई सवाल पूछे। ऋषभ उसके सवालों का जवाब देते गया। जब विशाल ने अपना आखिरी सवाल किया और ऋषभ से बोला, अच्छा तू ये सोच कि निशा को तू बेहद प्यार करता है और उसी वक्त कोई निशा के बेहद करीब आए और निशा भी उससे बहुत फ्रेंडली हो जाए और तुझे छोड़कर उसके साथ जाना चाहे, तो तू क्या करेगा, तुझे कैसा लगेगा, क्या तू उसे उसके साथ जाने देगा। उसकी बात सुनकर ऋषभ उसे देखने लगता है। वहीं विशाल उत्सुकता से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। ऋषभ ने उसे देखा, फिर
उस पर से अपनी नजरें फेरते हुए अपनी ड्रिंक के गिलास में से एक घूंट भरकर बोला, अगर वो किसी और को चाहने लगी और किसी और के साथ जाना चाहती है तो इसमें मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? ये उसकी अपनी जिंदगी है, वो जैसे चाहे जिए। हाँ, थोड़ा बुरा लगेगा, बट इट्स नॉट ए बिग डील। धीरे धीरे उसे भूल जाऊंगा। आखिर लाइफ कभी किसी के लिए नहीं रुकती। उसकी बात सुनकर विशाल मन ही मन हल्के से मुस्कुरा देता है। वहीं ऋषभ उसे मुस्कुराते हुए देखकर चिढ़ जाता है और हल्के गुस्से में उससे बोला, अब तू अपनी ये बत्तीसी क्यों दिखा रहा है और ये अपने सवालों के पिटारों को बंद कर। तूने तो कहा था कि मेरी कंफ्यूजन को दूर कर देगा, लेकिन तू तो सिवाय मेरे दिमाग खराब करने के कुछ नहीं कर रहा। जब कुछ नहीं कर सकता तो अपने फालतू से सवाल अपने पास रख और घर चल। इतना कहकर चेयर पर से उठने लगता है कि विशाल जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से बैठा देता है। ऋषभ गुस्से में उसे घूरने लगता है। उसे ऐसे गुस्से में देखकर विशाल उसे शांत करते हुए बोला, कूल डाउन यार, रिलैक्स। मैंने तुझसे कहा ना, मैं तेरी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा, लेकिन पहले तू शांति से पीसफुली मेरे सवालों का जवाब दे और अपने दिमाग को ठंडा रख। उसकी बात सुनकर ऋषभ वापस से अपना गिलास उठाकर दूसरी तरफ देखते हुए ड्रिंक करने लगता है। वहीं उसे शांत बैठा देख विशाल चैन की सांस लेता है और ऋषभ की ओर देखकर बोला, चल, तेरी निशा के बारे में तो तुझसे सवाल कर लिए, अब कुछ सवाल मानवी भाभी के बारे में भी हो जाए और मैं उम्मीद करूंगा उनका जवाब भी तू शांति से ही दे। मानवी का नाम सुनकर ऋषभ का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो विशाल की ओर देखने लगता है। उसे अपनी तरफ देखता पाकर विशाल ने उससे सवाल किया, तूने मुझे ये तो बता दिया मानवी भाभी से पहली बार मंडप पर मिला था, तो अब मेरे सवाल यहीं से शुरू होते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि तुझे पहली बार भाभी से मिलकर कैसा फील हुआ था? जब तूने पहली बार भाभी को देखा था तो कैसा लगा था? आई मीन भाभी को देखकर तुझे कैसा महसूस हुआ? उसकी बात सुनकर ऋषभ को अपनी और मानवी की पहली मुलाकात याद आ जाती है। जब उसने मानवी को पहली बार देखा था, उसे देखते ही अपने होश खो बैठा था, जिसे याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं विशाल जो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, उसे इस तरह खुद से मुस्कुराते देखकर मन में बोला, बताओ जनाब से मुलाकात के बारे में पूछा, ये तो उसी पल में खो बैठे। अब तो कन्फर्म है कि बेचारा मानवी भाभी के प्यार में मजनू बन बैठा है और जनाब को खुद ही इसका पता नहीं। ये भी कमाल है, बिजनेस के मामले में नंबर 1 है तो वहीं लव के मामले में एक नंबर का बेवकूफ है। नंबर 1 वैसे मानवी भाभी जी कमाल ही होगी, वरना ऋषभ सहगल को अपने प्यार में गिराना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं। इनसे तो मिलना ही पड़ेगा। चल विशाल बेटा, पहले तू इश्क की नैया पार लगा, तभी तेरी नैया पार लगेगी। फिर ऋषभ के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, ओ हेलो, कहाँ खो गया? अभी अपने ख्यालों को ब्रेक लगा। जिनके ख्यालों में तू अभी खोया है उन्हीं के बारे में मैंने तुझसे पूछा है, इसीलिए उनके ख्यालों में बाद में खोना, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। उसकी बात सुनकर ऋषभ अपने सेंस में वापस आता है और विशाल की तरफ देखता है, जो चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसे इस तरह अपने आप को देखता पाकर ऋषभ झेंप जाता है। फिर हल्के गुस्से में उससे बोला, मैं कहीं खोया नहीं था, बस उस दिन क्या क्या हुआ था उन बातों को याद कर रहा था। फिर थोड़ा अकड़ते हुए, हाँ तो उस दिन मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मेरे मना करने के बाद भी अनुष्का मुझसे शादी कर रही थी। अब मुझे क्या पता कि वो मानवी है, इसीलिए मैं उस वक्त इतने गुस्से में था कि मुझे सिर्फ मानवी पर गुस्सा आ रहा था, ना ही कोई फीलिंग। इसीलिए मैंने मानवी को बहुत डांटा था मुझसे शादी करने के लिए, इतना कि बेचारी डर के मारे वहां से भाग गई, और बाकी तो तुझे पता ही है। उसकी बात सुनकर विशाल अपने आप मन में बोला, कमीना कहीं का, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अकड़ तो देखो साले की, कभी कमी ही नहीं होती। ऐसे दिखा रहा है जैसे भाभी को डांट कर कोई महान काम किया हो। प्यार करता है लेकिन बोलना नहीं है। हर बात पर 10 बहाने तैयार होते हैं इसके। बात को समझना नहीं है, ना ही अपनी हार मानेगा। पर मैं भी विशाल रहेजा हूँ मिस्टर ऋषभ सहगल, तुझसे तो कम नहीं हो। आज तुझसे तेरे मुंह से भाभी के लिए तेरे प्यार का इजहार न करवाया तो मैं भी विशाल रहेजा नहीं। फिर विशाल उससे बोला, अच्छा ठीक है, तो मेरा अगला सवाल तो ये बता, मानवी भाभी दिखती कैसी है? आई मीन जैसे निशा के बारे में तुझे कुछ बातें पता है, कुछ नहीं, तो इसी तरह मानवी के बारे में तू क्या जानता है? तो ऋषभ मानवी के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए विशाल से बोला, सी इज सो ब्यूटीफुल। उसकी गहरी काली कजरारी आंखें जिनमें कोई एक बार देख ले तो बस उन्हीं में खोकर रह जाए। उसका दूध का बेदागी गोल चेहरा, यू नो वाट, उसके चिक्स धूप में निकलने पर रेड हो जाते हैं।
उसके पिंक स्लीव्स बिल्कुल गुलाब के पेटल्स की तरह दिखते हैं एंड या उसके ना निचले होठ के लेफ्ट साइड पर तिल बना हुआ है जो ना किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। शायद मैं भी इसी वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ। एंड उसके ना एक हाथ पर ओम बना हुआ है और उसी बीच में उसकी हथेली पर तिल है। इन सभी बातों को बताने में ऋषभ मानवी के ख्यालों में खोने लगा था। उसे वो पल याद आ रहे थे जब वो और मानवी एक दूसरे के बेहद करीब थे। उस मानवी के ख्यालों में खोए देखकर विशाल ने अपना अगला सवाल किया, और तुझे मानवी में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तो वैसे ही ऋषभ ने जवाब दिया, जब मानवी मुझे अपने सामने देखकर मुंह बनाती है तो मुझे उसका चेहरा देखकर और उसका मुझे देखकर मुंह बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बार बार उसे परेशान करता रहता हूँ। विशाल फिर से बोला, और तुझे मानवी की कौन सी बातें सबसे ज्यादा बुरी लगती है? तो ऋषभ फिर से वैसे ही खोए हुए बोला, जब मानवी मुझे छोड़कर सभी से हंसते मुस्कुराते हुए बात करती है और पल पल पर मुझे इग्नोर करती है, ये बात मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती है। उसके इस तरह इग्नोर करने से मुझे अपने अंदर कुछ टूटता-सा महसूस होता है, बहुत गुस्सा आता है, जी करता है कि उसे किसी से बात ना करने दूँ, ना ही किसी से मिलने दूँ, जिससे उसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, पर वो सिर्फ़ मुझसे बात करे और सिर्फ़ मुझे ही देखे। वहीं सैगल मैंसन में मानवी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। रात के 10 बज चुके थे लेकिन ऋषभ घर नहीं आया था। उसे अपनी कही बातों पर बहुत पछतावा था, इसीलिए वो ऋषभ से माफ़ी मांगना चाहती थी। उसने ऋषभ को गलत समझा, साथ ही मानवी को बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऋषभ उसकी बातों से हर्ट तो नहीं हो गया है और वो घर नहीं आया तो वो परिवार वालों को क्या जवाब देगी। ऋषभ का ना आते देख मानवी खुद से ही बोली, पता नहीं ये ऋषभ जी कहाँ रह गए, अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, माना गलती में कुछ ज्यादा बोल गई, पर अपनी गलती का एहसास भी तो है और माफी मांगने का मौका देंगे तो मांग भी लूंगी, पर घर आए तो सही। और फिर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, यहाँ पर मुझे जबरदस्ती तो रख रखा है, ब्लैकमेल भी किया है, तो मैंने इतना भी कुछ गलत नहीं कह दिया कि उन्हें इतना गुस्सा आ गया। फिर गलती भी तो इन्हीं की थी, इन्हें क्या जरूरत थी मुझे परेशान करने की। पता है मैं पहले से परेशान थी, फिर भी मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। उन्हें जब आना होगा वो आ जाएंगे, मुझे क्या करना, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। भले ही मैं ज्यादा बोल गई जिसका मुझे पछतावा है, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया उनका तो उन्हें रत्ती भर भी गिल्ट नहीं, तो फिर मैं क्यों परेशान रहूं। इतना कहकर सोफे पर बैठ गई। धीरे धीरे टाइम बढ़ने लगता है, 10:45 हो जाते हैं। अब मानवी की पलकें नींद से बोझिल होने लगी थी, धीरे धीरे बंद हो रही थी। लास्ट में सोफे पर ही उसकी नींद लग गई। टेबल पर दोनों का खाना वैसे ही पड़ा था। वहीं क्लब में विशाल ऋषभ से बोला, अच्छा अगर कोई लड़का मानवी भाभी से फ्लर्ट करे और भाभी भी उससे हंस हंस कर बातें करे तो तुझे कैसा लगेगा? विशाल के इस सवाल पर ऋषभ को दिन में ऑफिस में मुरली और मानवी की बातें याद आ जाती है। किस तरह दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहीं मुरली भी उससे फ्लर्ट कर रहा था, उसने मानवी का हाथ भी पकड़ा हुआ था। इन बातों को याद कर ऋषभ का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। उसकी पकड़ अपने ड्रिंक के गिलास पर कस जाती है। वो गुस्से में विशाल से बोला, उस मुरली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही ऑफिस में मेरी ही बीवी के साथ फ्लर्ट करने की, उसका हाथ पकड़ने की, और वो मानवी मुझसे बात करने में उसे कांटे लगने लगते हैं। मुझे देखते ही ऐसे मुंह बनाती है जैसे पता नहीं उसके सामने क्या आ गया हो, और उस मुरली से बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। जी तो कर रहा है उस मुरली को मुरली बनाकर उस मुरली मनोहर के पास भेज दूं। ऋषभ ये सब नशे की हालत में बोल रहा था क्योंकि अब उसे नशा होने लगा था। उसने अब काफी ड्रिंक कर ली थी। वहीं उसकी बात सुनकर विशाल सोच में पड़ गया कि ये मुरली कौन है, पर उसने इस टॉपिक को इग्नोर किया और मौके पर चौका मारते हुए ऋषभ से अगला सवाल किया और बोला, अच्छा तो भाभी उससे हंस हंस कर बात कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी उससे प्यार करती हो? वैसे तूने कहा था कि निशा अगर तुझे छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगी तो तू उसे नहीं रोकेगा, तो वैसे ही अगर भाभी भी किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहे तो क्या तू उन्हें रोकेगा या उन्हें भी निशा की तरह जाने देगा? इतना कहकर ऋषभ की ओर देखने लगता है। वहीं विशाल की बातें सुनकर ऋषभ का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, उसकी आंखें भी गुस्से में लाल हो जाती है, साथ ही उसकी पकड़ उसके कांच के गिलास पर कस जाती है। वहीं एकदम से उस गिलास को वह जमीन पर फेंक देता है और गुस्से में विशाल को देखकर बोला, अगर उसने ऐसा कुछ करने की सोची तो मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा जिसके साथ वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेगी। निशा की बात अलग थी लेकिन मानवी अब मेरी बीवी है,
पूरे परिवार के सामने, दुनिया के सामने मैंने उससे शादी की है। इसीलिए अब उसे कोई हक नहीं कि वो मुझे छोड़कर किसी और के पास जाए, इसीलिए मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूँगा। पहले विशाल उसे इतने गुस्से में देखकर डर गया, लेकिन उसका जवाब सुनकर उसने मन ही मन बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर वो ऋषभ से बोला, लेकिन क्यों? जब तू निशा की खुशी देखकर उसे अपने आप से अलग कर सकता है, तो मानवी भाभी को क्यों नहीं? और रही शादी की बात, तो आजकल काफ़ी लोग डिवोर्स लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो फिर तू क्यों भाभी को आज़ाद नहीं कर देता? तो ऋषभ गुस्से में उठकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, बिकॉज आई लव हर। सुना तूने? आई लव हर। इसीलिए अब वो चाहे या ना चाहे, उसे सारी जिंदगी अब मेरे साथ ही रहना है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, क्योंकि अब वो मेरी मोहब्बत, इश्क, जुनून, चाहत सब कुछ बन चुकी है। इसीलिए अब उसे प्यार करने का, उसे महसूस करने का, उसे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उसका मुझ पर। अगर हमारे बीच कोई और भी आया या मानवी हमारे बीच किसी और को लेकर आई, तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये मेरा वादा है, ऋषभ सहगल का वादा। क्योंकि ऋषभ सहगल अगर किसी चीज़ को चाहता है, तो उसे हमेशा अपने पास रखता है। तो फिर मानवी तो मेरी मोहब्बत बन चुकी है और अब मानवी मुझसे अलग तभी होगी जब मेरी सांसें मेरे जिस्म से अलग होगी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।